हाँ, तो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और आज हम बात करेंगे राजस्थान आर्थिक समीक्षा के जो चैप्टर नंबर 4 है उसकी। पिछले 3 चैप्टर हमने क्लियर कर लिए हैं और तीनों चैप्टर जो है उनमें टोटल 6 क्लासें अपनी अब तक हो चुकी है। तो अब आज जो हम वो 7वीं क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25। जो सबसे मेन टॉपिक जो है, वो सबसे मेन पॉइंट जो टॉपिक है इसका, राजस्थान में सशक्त और समृद्ध कृषि, यानी कृषि क्षेत्र। जो पहले इसको अब की बार थोड़ा चेंज किया है, पहले जिस तरीके से लिखते थे ना डायरेक्ट कृषि, तो जो कृषि सेक्टर है उससे संबंधित सारी चीजें आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है द ड्रीम आर एस ऑफिशियल, उसको भी आप ज्वाइन कर ले, जहां से आपको इसकी पीडीएफ वगैरह अवेलेबल हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की कृषि। राजस्थान की कृषि की अगर हम सबसे पहले बात करें तो देखिए क्या पूछा जाता है अपने को। हमको सबसे पहले पूछा जाता है सकल मूल्य वर्धन, कृषि क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन यानी जीवीए। तो जीवीए को देखो आप, 2002 कीमतें होती है, स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत। मैंने पहले भी आपको अपने इस पे काफी डिस्कस कर रखा है, तो यहाँ पर बात इतनी ज्यादा नहीं करेंगे कि जीवीए क्या होता है, जीएसवी क्या होता है, जीडीपी क्या होती है, जीएसडीपी क्या होती है। ये पहली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ समय नहीं गवाएंगे। तो शुरुआत करते हैं, डायरेक्ट डेटा पे आते हैं कि भाई 2000 स्थिर मूल्य 2011-12 की कीमतों पर कृषि क्षेत्र का जो जीएसवीए था वो 2020-21 में कितना था, 1.87 लाख करोड़। कितना था, 1.87 लाख करोड़ था, जो 24-25 में बढ़ के हो गया 2.18 लाख करोड़। कितना हो गया, 2.18 लाख करोड़। अगर वृद्धि की बात की जाए तो इससे लेकर इसमें 3.94% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, यानी इसको बोलते हैं सीएजीआर। तो सीएजीआर पूछी जाए तो 3.94% सीएजीआर इसमें रही है। ठीक है, तो याद रखना है कि भाई जीएसवीए जो सकल राज्य मूल्य वर्धन, जीवीए जो है कृषि क्षेत्र का, वो 2020-21 में प्रचलित मूल्य पे था 1.87 लाख करोड़। ठीक है, वो अब बढ़ के हो गया 2.18 लाख करोड़। जो अगर सीएजीआर देखें 2020 से अब तक तो 3.94% सीएजीआर रही है। ठीक है, इसी तरह से जैसे प्रचलित पे देखा हम, स्थिर पे देखा, वैसे प्रचलित पे भी बात करेंगे। तो प्रचलित पे कैसे करेंगे कि 20-21 में 2.93 लाख करोड़ था। 20-21 में कितना था, 2.93 लाख करोड़, जो 24-25 में बढ़ के हो गया 4.23 लाख करोड़। ठीक है, और अगर सीएजीआर देखें तो 9.64%, यानी 2.93 लाख करोड़ था और अब बढ़ के हो गया 4.23 लाख करोड़। तो टोटल होगी सीएजीआर 9.64%। तो यहाँ आपको मेनली जो याद रखनी है वो सीएजीआर याद रखनी है। एक बार शॉर्ट में आप इसको नोट्स टाइप में देखो कैसे हमें इन्वेट करना है। सबसे पहले हम देखें स्थिर मूल्य पर। किस चीज की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जीवीए। और किस सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो कृषि सेक्टर की। तो कृषि सेक्टर का जो जीवी है उसकी हम बात कर रहे हैं। स्थिर मूल्य, स्थिर मूल्य कौन सा, 2011-12 की कीमतों पे। ठीक है, तो 2020-21 में कितना था, 1.87 लाख करोड़, 1.87 लाख करोड़। ठीक है जी, अभी अगर बात करें तो अपना 24-25 में कितना हो गया, तो 24-25 में हो गया 2.18 लाख करोड़। याद रखिए 1.87 हो गया 2.18। वृद्धि की अगर हमने यहाँ पे बात करी तो आपकी जो वृद्धि जो है प्रोग्रेस इसमें रही है, वो प्रोग्रेस रही है, आप जिसको सीएजीआर बोलेंगे, आप सीएजीआर बोलेंगे, वो कितनी रही है, 3.94%। कितनी रही है, 3.94%। सामान्य सी बात है, इजीली याद हो जाएगा। स्थिर मूल्य हो गया, उसके बाद में आएगा आपका प्रचलित मूल्य पे। किस पे आएगा, प्रचलित मूल्य पे, प्रचलित मूल्य पे। प्रचलित मूल्य पे कितना था भाई, 20-21 में 2.93 लाख करोड़, 2.93 लाख करोड़ था प्रचलित मूल्य पे 20-21 में। अब कब की बात करेंगे, 2024-25 की बात करेंगे, क्योंकि अपने आर्थिक समीक्षा में जो डेटा दे रखे हैं वो 2024-25 के हैं। तो किसकी बात करेंगे, 2024-25 की। तो 4.23 करोड़, 4/22,800 कुछ है। अब दूसरी चीज यहां से क्या निकलती आती है, सीएजीआर।
CAGR की बात कर लो भाई, यहाँ पे CAGR कितनी रही, तो आपकी CAGR रही 9.64%। कितनी रही? 9.64%। पहली स्लाइड से आपको ये डेटा याद रखने हैं। परीक्षा में डायरेक्ट इस टाइप के डेटा पूछे जाते हैं, चाहे स्टेटमेंट बेस पे आए चाहे कैसे भी आए, इसी टाइप के डेटा आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको दो चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट में हम चलते हैं। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया, ये हमने बात कर ली 2020-21 से, ये हमने बात करी किस चीज की? 2020-21 से CAGR की। पहले अब आएगा कि पिछला जो साल था उससे और इस साल के GSVA में क्या फर्क रहा, उस चीज की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो, वही दो कीमतें हैं, GVA प्रचलित कीमतों पर और स्थिर कीमतों पर। ठीक है, तो प्रचलित कीमतों पर देखते हैं। देखिए 23-24 में ये रहा था 3,79,460, 3,79,460 लाख करोड़। ठीक है, अब की बार हो गया 4,22,854, 4,22,854, 3,79,460 से 4,22,854। इसको हमने अभी पीछे क्या लिखा था? 4.23 लाख करोड़। इसको हमने क्या लिखा था? 4.23 लाख करोड़। तो 3,79,460 से 4,22,854 हो गया। अब वृद्धि भी देखेंगे, वही प्रचलित मूल्य की बात मैं कर रहा हूं, तो प्रचलित मूल्य पे वृद्धि पिछली बार 7.97% थी। इस बार वृद्धि की बात करें तो 11.44% है। कितनी है? 11.44% है। ये तो हो गया किस चीज की बात होगी? ये तो होगी आपकी प्रचलित मूल्य पर। इसी तरह से आ जाइए आप स्थिर मूल्य पर। तो GVA की स्थिर कीमतों पर, स्थिर कीमतें कौन सी होती है? 2011-12। ठीक है, देखो कितना 207,628 करोड़, 207,628। अब बढ़ के हो गया 218,112, 207,628 से 218,112। प्रोग्रेस देखे तो पिछली बार 3.06% थी, अब की बार रही है 5.05%। अब की बार क्या रही है? 5.05% रही है। ठीक है, अब आपको देखो इसको किस तरह से याद रखना है, वो आपको यहाँ पे मैं बताता हूं। GVA, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रचलित मूल्य पर। देखो जी, प्रचलित मूल्य पर हमें क्या याद रखना है भाई? 22-23 में कितना था? सॉरी 22-23 नहीं, 23-24 में कितना था? हमने देखो यहाँ देखा ना, 23-24 में कितना था? 2023-24 में, 23-24 की अगर हमने बात करें इसकी, तो 23-24 में ये था, कितना था? 3,79,460। कितना था? 3,79,460। ये इतना मोस्ट नहीं है, जितना मोस्ट आपको याद रखना है कौन सा? 24-25 वाला। 24-25 वाला याद रखना है। वो कितना है? तो वो आपका है 4,22,800, 4,22,854, 4,22,854 करोड़। अब बात आई थी भाई प्रोग्रेस की, इसकी वृद्धि क्या रही पिछले वर्ष की तुलना में। मैं CAGR की बात नहीं कर रहा हूं। अगर हम CAGR की बात करें, CAGR 20-21 से जुड़ेगी, और 20-21 से हमने 9.64% निकाली है इसकी पीछे, है ना। तो अब यहाँ पे क्या बात हो रही कि भाई इसकी वृद्धि कितनी रही? तो इस दोनों की जो वृद्धि की बात हमने करी, तो इनकी वृद्धि जो है वो अब की बार वाली याद रख लो 11.44%। कितनी याद रख लो? 11.44%। जो अब की बार वाली वृद्धि है उसको आप याद रखो 7.07 पिछले साल की थी, उसको भले रहने दो, याद रखो तो अच्छी बात है। तो कितनी रही? 11.44% होगी। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है आपका, देखो कौन सी कीमतों पे? GVA स्थिर कीमतों पे, GVA स्थिर कीमतों पे, स्थिर कीमतों पे देखो वही 2023-24 और 2024-25। ठीक है, 23-24 में था 206,700, 206, 207,628, 207,628। अब कितना हो गया? 218,112, 2,18,112। और वृद्धि की बात करें, अगर इन दोनों में पिछले साल की बजाय वृद्धि की बात करें तो 5.05%। कितनी वृद्धि रही भाई? 5.05% इसमें क्या रही? वृद्धि रही। 5.05% इसकी क्या रही? वृद्धि रही। तो ये दोनों हो गए आपके GVA।
ठीक है, कृषि क्षेत्र के जीवीए एक बार फिर से आप अच्छी तरह से याद, जो पॉइंट हमें ज्यादा डिटेल में रखना है उसको आप देख सकते हो कि हमें कौन सी चीज पे ज्यादा फोकस करना है। तो आपको एक तो ये ज्यादा याद रखना है कि भाई प्रचलित मूल्य पे जीवीए क्या रहा, तो 4,22,854 करोड़ रुपए रहा, और वृद्धि भी याद रखनी है 11.44%, 11.44%। इसी तरह से आपको दूसरी चीज क्या पूछी जाएगी कि भाई स्थिर मूल्य पे जीवीए कितने रहा, तो 218,112। अगर और भी चीज याद नहीं रहती तो कम से कम ये तो याद आपको रखनी ही पड़ेगी, 218,112। ठीक है, और वृद्धि रही 5.05%, 5.05%। अब आपके ये जो है सेक्टर है, ये सेक्टर है, इनका अलग अलग डिवाइडेशन होगा। कैसे होगा देखो, जो स्थिर मूल्य है उस पे तो वृद्धि दिखाएगा, स्थिर मूल्य पे तो क्या दिखाएगा, वृद्धि दिखाएगा, और जो प्रचलित मूल्य है उस पे दिखाएगा आपको पार्ट। तो आप देखो पहले है कि कृषि क्षेत्र में वृद्धि 2011-12 की कीमतों पर। इसके चार जो उप क्षेत्र होते हैं ना, तो चार उप क्षेत्र कौन कौन से, फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य। फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य। ये किसकी बात कर रहा है, ये 11-12 की कीमती को याद कर रहा है। जो जीवीए था 11-12 की कीमतों पे जो अपना जीवीए था कौन सा था, वो अपना था 218,112 करोड़। ठीक है, वृद्धि कितनी थी, 5.05%। कितनी थी, 5.05% वृद्धि थी। अगर आपको 20-21 से इसकी सीएजीआर पूछे, 2020-21 से सीएजीआर, वो भी याद रखते चलो रे। सीएजीआर अगर की हम बात करें 20-21 से, आपने पढ़ा होगा 3.94%। कितनी थी, 3.94%। सारे डेटा आ गए आपके इसमें। भाई प्रचलित स्थिर मूल्य पर जो है वो कृषि क्षेत्र का जीएसवी कितना है, तो 218,112। वृद्धि कितनी है, तो 5.05%। जीएसवी की जो था उसका आपका सीएजीआर कितनी है, तो 3.94%, 2020-21 से। ठीक है, तीनों चीजें आ गई। अब ये जो जीएसवी है इसके चार उप क्षेत्र होते हैं, कौन कौन से, पशुधन, फसल, और उसके बाद में वानिकी, और उसके बाद में मत्स्य, चार होते हैं। अब उन चारों में भी जो वृद्धि रही, टोटल वृद्धि, कुल वृद्धि तो 5.05% रही। इन चारों में कितनी वृद्धि रही वो हमें देखनी है, चारों में कितनी वृद्धि रही उसको हमें देखना है। तो सबसे ज्यादा आपको कई बार पूछ लिया जाता है, कैसे पूछा जाता है भाई, आप इसमें क्या बताना, आपको सिक्वेंस बनाना। तो सबसे ज्यादा पशुधन में रही है 46 सॉरी सॉरी सॉरी, वो तो पार्ट में आएगा। सबसे ज्यादा फसल 4.73%, पशुधन 5.43%, वानिकी 3.76% और मत्स्य 25.89%। ये डेटा आपको याद रखने पड़ेंगे। फसल 4.73%, पशुधन 5.43%, वानिकी 3.76% और मत्स्य है 25.89%। अब आपको कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इसको सिक्वेंस में जो चाहिए, ज्यादा किसकी वृद्धि रही, कम किसकी रही। तो सबसे ज्यादा किसकी रही, मत्स्य की रही, 25.89%। ठीक है, उसके बाद में देखिए, इसके बाद में है पशुधन। पशुधन की आपकी वृद्धि रही है 5.43%। उसके बाद में आपकी फसल, फसल में रही है 4.73%। और उसके बाद में है आपकी वानिकी, वानिकी जो है वो रही है 3.76%। तो अगर आपको ये पूछ लिया जाता है कि वृद्धि बताओ, तो आपको ये डेटा याद रखनी है। अगर आपको ये पूछ लिया जाता है कि जो स्थिर मूल्य पे जो कृषि का जीएसवी है उसकी वृद्धि, जो उप क्षेत्रों की वृद्धि है उसको जो है वो आरोही क्रम में स्थापित करो, तो सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें रही, मत्स्य में रही है। उससे 2 नंबर पशुधन में, 3 नंबर फसल में, और 4 नंबर किसमें आ गया, वानिकी में आ गया। और अगर आपको ये पूछ लिया जाता है कि कुल वृद्धि कितनी रही, तो टोटल वृद्धि जो है वो आपकी कितनी रही है भाई, 5.05%। कितनी रही है, 5.05%। ये तो स्थिर मूल्य की बात होगी। अब प्रचलित मूल्य पर भी हमने बात करी थी। प्रचलित मूल्य पर हमें क्या याद रखना है, स्थिर मूल्य पर तो वृद्धि याद रखनी है। प्रचलित मूल्य पर की हम बात कर लेते हैं, एक बार यहां मैं लिख लेता हूं भाई, कृषि क्षेत्र का जो प्रचलित मूल्य था, वो प्रचलित मूल्य पर जीएसवी क्या था, जीएसवी था आपका 4,22,854, 4,22,854 था। वृद्धि कितनी हुई थी पिछले साल से, तो वृद्धि हुई थी आपके
11.44%। ठीक है, अगर 2021 से सीएजीआर देखें तो 2021 से सीएजीआर कितनी थी? 2021 से सीएजीआर क्या रही है? तो 9.64%। कितनी रही? 9.64%। अब ये डेटा तो याद ही रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जीएसवीए प्रचलित मूल्य पे जो है वो कृषि क्षेत्र का कितना रहा? तो 422,854 करोड़ रुपए। ठीक है, उसकी वृद्धि की बात करें तो 11.44%। उसके बाद में अगर सीएजीआर की बात करें तो 9.64% रहा। अब देखिए इसके 4 उपक्षेत्र बताए मैंने, कौन कौन से? पशुधन, फसल, उसके बाद में वानिकी और उसके बाद में मत्स्य। इन चारों सेक्टरों का योगदान इसमें कितना रहा? किसमें? 4.422,854 करोड़, यानी 4.23 करोड़ में इनका योगदान क्या रहा उसको भी हमें देखना पड़ेगा। तो ये 4.23 करोड़ जीएसवी हो गया, जीवीए हो गया। ठीक है, इसका कृषि क्षेत्र का जीवीए कितना होगा? 4.23 करोड़। अब इसमें पशुधन का कितना है, फसल का कितना है, वानिकी का कितना है और मत्स्य का कितना? 4 सेक्टर हो गए। ये चारों आपको याद रखने हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आप इनको याद रखें तो आप इनको घटते क्रम में याद रखें, ताकि अगर सीक्वेंस भी पूछा जाता है तो वहां आपको कोई समस्या नहीं। तो सबसे ज्यादा रहा है आपका किसका? पशुधन का। देखो ये रहा पशुधन, एक नंबर पे है 46.77%। 46.77% किसका रहा? पशुधन का रहा। 2 नंबर पे फसलों का रहा 46.17%, ज्यादा डिफरेंट नहीं है, 46.17%। 3 नंबर पे रहा आपका वानिकी 6.56%। कितना रहा? 6.56%। और 4 नंबर पे मत्स्य रहा 0.51%। तो आपको ये पूछ लिया जाए, 2 चीजें याद रखनी है। एक तो ये डेटा याद होने चाहिए, भाई पशुधन का कितना है तो 46.77, आपके फसल का कितना है तो 46.17, वानिकी का कितना है तो 6.56 और आपके मत्स्य का है तो 0.51। तो सबसे ज्यादा पशुधन, फिर फसल, फिर वानिकी और फिर मत्स्य। सीक्वेंस भी याद रखना है और इनके डेटा भी याद है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखिए जो प्रचलित कीमतों पर 2024-25 में सकल मूल्य उत्पाद जीवीओ में पशुधन उत्पादों का प्रतिशत हिस्सा। भाई जो पशुधन उत्पाद है ना, अलग अलग होते हैं, जैसे दूध होता है, अंडे होते हैं, मांस होता है, उनका क्या परसेंटेज रहा? तो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी 80.17% किसकी रही है? दूध की रही है। सबसे ज्यादा किसकी रही है? दूध की रही है। उसके बाद में अगर सेकंड नंबर पे हम जाते हैं तो सेकंड नंबर पे आपके आता है ये अन्य, अदर वाला 12.80। ठीक है, ये सेकंड रहेगा, ये कोई याद रखने वाला उतना नहीं है। और उसके बाद में 6.41% अंडे और 0.62% आपका आ जाएगा ये पोल्ट्री मांस से। ठीक है, तो ये कोई विशेष नहीं है, आप तो याद रखें कि जो पशुधन उत्पाद है ना, उनमें सबसे ज्यादा भागीदारी किसकी रही है? दूध की रही है। और वो कितनी रही है? 80.17%। कितनी रही है? 80.17% रही है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखो भू उपयोग सांख्यिकी, भाई राजस्थान में जो भूमि है उसका यूज किस तरह से होता है और आपको क्या क्या चीजें उसमें याद रखनी पड़ेंगी। क्या क्या चीजें इसको अपने को याद रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि कुल कृषि भूमि की। अगर कुल भूमि की बात करें तो है आपके 342.74 लाख हेक्टर। कुल भूमि हो गई 342.74 लाख हेक्टर। अब इसका अलग अलग यूज है। अब आपको ये सारे यूज है इनके, वानिकी, कृषि, उसर, स्थायी है, कितनी आपको सब याद नहीं करने हैं। जिस हिसाब से परीक्षा में पूछा जाता है उसी हिसाब से अपन याद करेंगे। आप इसके टॉप 4 या टॉप 5 जो है वो याद कर लो कि भाई जो 342.74 लाख हेक्टर जमीन है ना अपनी, इसमें सबसे ज्यादा पार्ट किसका आता है, सेकंड किसका आता है, थर्ड किसका आता है? तो सबसे ज्यादा पार्ट की अगर हम बात करें तो ये देख लो, पूरा का पूरा यह हो रहा है ग्रीन, 53.10%। 53.10% ये कौन सा है? तो देखो ये 53.10% क्या है? शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। कितना है? शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, एक नंबर पे आ जाएगा। एक नंबर पे आ गया। सबसे ज्यादा उपयोग किसका हो गया? शुद्ध बोया गया
53.10%। दूसरे नंबर पे आओ, दूसरे नंबर पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे बड़ा परसेंटेज जो है वो निकल के आ रहा है, ये 10.26% है ना। और 10.26% किसका है? बंजर भूमि। तो 2 नंबर हो गया आपका क्या? 10.26%। ठीक है, ये भी हो गया। फिर तीसरे नंबर पे आ जाओ, 10.26 से कम कौन सा है? तो 10.26 से कम है 8.13%। अब 8.13% किसका है? 8.13% है वानिकी। 8.13%। ठीक है। और उसके बाद में आपका चौथा नंबर आता है किसका? ये 6.89%। 6.89 उसर तथा कृषि अयोग्य भूमि। चौथा आ गया आपका उसर तथा कृषि अयोग्य भूमि। ठीक है, ये हो गया आपका 6.89%। बस आपको यही चीजें याद रखनी है इस पूरी स्लाइड में। देखो क्या क्या याद रखनी है। सबसे पहली चीज, अपना कुल क्षेत्रफल तो 342.74 लाख हेक्टर। 342.74 लाख हेक्टर। अब ये जो कुल क्षेत्रफल है उसमें से तो सबसे ज्यादा यूज क्या है? शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, तो 53.10%। कितना हो गया? 53.10%। दूसरा नंबर आता है बंजर भूमि का। बंजर भूमि है आपकी 10.26%। कितनी है? 10.26%। तीसरा नंबर आता है वानिकी का। तो वानिकी क्षेत्र यानी फॉरेस्ट एरिया 8.13%। ठीक है, 8.13%। और चौथा क्षेत्र आता है कृषि अयोग्य भूमि 6.89%। बस ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा ये पूरी स्लाइड में ये दूसरी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं, पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। और सीक्वेंस भी याद रख लेना भाई, सबसे ज्यादा क्या है? शुद्ध बोया गया है, उसके बाद में दूसरा क्या है, तीसरा क्या और चौथा क्या। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। अब है प्रचालित जोत धारक। और ये जो भूमि आपके पास थी उसमें जोत धारक भी तो है। ठीक है, तो उनको जोत धारक के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है वो कृषि गणना से किया जाता है। यहाँ जो डेटा होता है वो किससे होता है? कृषि गणना से होता है। तो पिछली बार भी यही डेटा था इकोनॉमिक सर्वे में, और अब की बार भी यही है, क्योंकि कृषि गणना आपकी हो रखी है लास्ट 2015-16 में। 2015-16 में, 2010-11 में हुई, और उसके बाद में 2015-16 में हुई। तो लास्ट कृषि गणना 2015-16 में हुई, इसलिए वही डेटा यूज हो रहा है। तो आपको यहाँ देखना है, सबसे पहले पहली चीज है कि भाई 10-11 में जो कृषि गणना हुई थी उसमें कुल प्रचालित जोत धारक कितने थे? 68.88 लाख। कुल कितने थे? 68.88 लाख थे। और 15-16 में हुई इसमें हो गए 76.55 लाख। तो वृद्धि कितनी हुई? तो 11.14%। एक तो कुल प्रचालित जोत धारक, ये क्या हो गया? कुल प्रचालित जोत धारक जो है वो हो गया आपका भाई 10-11 में 68.88 लाख थे, अभी बढ़ के हो गए 2015-16 में जब जनगणना हुई तो 76.55 लाख। 11.14% क्या होगी? वृद्धि हो। तो ये जो 76.55 लाख आपके प्रचालित जोत धारक हैं उनके अलग अलग प्रकार है, सीमांत, लघु, मध्यम, अर्ध मध्यम और वृद्ध। ठीक है, 5 प्रकार है। तो उसमें से सबसे ज्यादा कौन सा और सबसे कम कौन सा है? ठीक है, अलग अलग यहाँ पे दे रखा है। ये देखो क्षेत्रफल में जोत के प्रकार में कुल क्षेत्रफल का हिस्सा, तो सीमांत 40.12%, लघु 21.90%, अर्ध मध्यम 18.50%, मध्यम 14.79% और बड़े आकार का है 4.69%। अब आपको होगा साहब ये इतनी चीजें याद नहीं रहेगी, तो कोई बात नहीं, याद रखनी भी नहीं है। आपको याद क्या रखना है कि ये जो जोत है आपकी 76.55 लाख, ठीक है, उस 76.55 लाख में सबसे ज्यादा कौन से हैं? तो आपको यहाँ पे ये फोकस करना है कि सीमांत जो है वो 40.12% है। सबसे ज्यादा कौन से हैं? सीमांत किसान है 40.12%। और न्यूनतम कौन से हैं? तो जो बड़े आकार की भू जोत है जिनके पास 10 हेक्टर से ज्यादा जमीन है, ठीक है, वो है सबसे कम। तो ये हो गया आपका लोएस्ट और ये हो गया आपका हाईएस्ट। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ यहाँ पे ये और लिखा है कि जो बड़े आकार की भू जोत है उनमें 11.14% की क्या हुई है? कमी हुई है। 11.14% की क्या हुई है? कमी हुई है। एक बार फिर देखते हैं कुल प्रचालित भूजोत।
2010-11 में जनगणना हुई, कृषि गणना हुई, उसमें कितनी थी? 68.88 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद में 2015-16 में कृषि गणना हुई, इसमें आपकी आपकी ये हो गई 76.55 लाख। ठीक है, इन दोनों के बीच में वृद्धि की हमने बात करी, भाई इनमें वृद्धि कितनी हुई? तो इनमें वृद्धि हो गई 11.14%। 11.14%। अब आपको इसमें ध्यान रखना है कि ये जो 76.55 लाख थी, ये इन 76.55 लाख में, ये जो 76.55 लाख थी, इन 76.55 लाख में आपका सबसे ज्यादा तो क्या है? सर्वाधिक, सर्वाधिक आपके क्या था? सीमांत कृषक। कितना है? 40.12%। 40%, 12% क्या है? सीमांत है। और न्यूनतम कितना है? तो बड़े किसान, बड़े किसान आपके थे 4.69%। ठीक है, बस ये दो ही चीजें याद रखनी है। और इसके साथ साथ एक ये रखना है कि जो बड़े आकार के भूजोत हैं, इनमें 11.14% की क्या हुई? कमी हुई है। पिछली जो कृषि गणना हुई उससे इसमें कमी हुई। कैसे हुई? कि भाई ये जो देखो 10 में 68.88 थे, लेकिन बढ़ के 76.55 हुए ना, 11.14% की वृद्धि हुई। ये वृद्धि कैसे हुई? कोई जमीन तो बढ़ी नहीं, जो बड़े भूजोत थे, जो बड़ी आकार की जो खेती थी ना, उसके टुकड़े हुए, वायु में बंटवारे हुए, परिणाम स्वरूप उनका आकार हो गया छोटा। तो इनकी कुल संख्या में तो हो गई वृद्धि, लेकिन यहाँ पे ये जो बड़े किसान थे, इनमें क्या हो गई? कमी हो गई। बस आपको इतनी सी चीजें याद रखनी, बाकी पूरा डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट में चलते हैं। अब वो प्रचालित भूजोत जिसकी हमने पहले बात करी है, उनके क्षेत्रफल पे भी हम बात करेंगे। क्षेत्रफल पे क्या बात करनी है? 10-11 में क्षेत्रफल था 211.36 लाख हेक्टेयर। टोटल क्षेत्रफल की बात हो रही है। 10-11 में अगर हम उसकी बात करें, कुल भूजोत की बात करें, तो 68.88 अपन बात करके आए हैं। ठीक है, क्षेत्रफल कितना था? 211.36 लाख हेक्टेयर, जो 15-16 में हो गया 208.73 लाख हेक्टेयर, यानी कम हो गया। 1.24% की इसमें क्या होगी? कमी होगी। अब आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि यहाँ पे अपना कितना? 76.55 लाख हेक्टेयर, 55 लाख। जनसंख्या पूछा जाता है तो 68.88 रही। ठीक है, और क्षेत्रफल 211.36 था। अब वो क्षेत्रफल कम हो गया भाई, 1.24% कम हो गया, 208.73 लाख हेक्टेयर हो गया, 208.73 लाख हेक्टेयर हो गया। ठीक है, 1.24% की कमी हुई। ये तो कुल क्षेत्रफल की बात है। उसके बाद है भूमि जोतों का औसत आकार। एक जोत कितने आकार की थी? एक जोत 2 हेक्टर की थी, 5 की थी, 7 की थी, वो। तो औसत की बात करें तो 10-11 में 3.07 हेक्टर था। कितना था? 3.07 हेक्टर। और अब वो छोटी होगी 2.73 हेक्टर। 2.73, एक जोत का आकार हो गया एवरेज 2.73 हेक्टर हो गया। 11.07% की कमी होगी। कितनी की कमी होगी? 11.07% की इसमें क्या होगी? कमी होगी। तो कुल क्षेत्रफल और औसत क्षेत्रफल दोनों आपको याद रखने हैं। देखो, ये मोस्ट है और ये मोस्ट है। अब अगर आपको याद नहीं रहता है भाई, कुल क्षेत्रफल और औसत क्षेत्रफल दोनों याद नहीं रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों में लास्ट में 73 है। देखो क्या है, 15-16 में जो है वो अपना कुल क्षेत्रफल कितना है भूमि जोतों का? 208.73 लाख हेक्टर। ठीक है, और 15-16 में कुल वो है कितना है? 2.73 हेक्टर। औसत कितना है? 2.73। तो दोनों के ही अंत में 73 है। उस हिसाब से भी आप जो है एक बात ध्यान रख सकते हैं कि जिसके लास्ट में 73 आएगा वो करंट वाला है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब उसके बाद में आता है महिला। यही प्रचलित जोत धारक की हम बात कर रहे हैं, और उसके अंदर आता है अपना अगला टॉपिक महिला। भाई महिलाओं की क्या स्थिति? महिलाओं की जोत है कि नहीं है? तो सबसे पहले कुल जोत की बात करेंगे। कुल महिला जोत। ठीक है, कुल जोत की बात करें तो 10-11 में जो है वो 5.46 लाख थी, और 15-16 में बढ़ के हो गई 7.75 लाख, यानी 41.94% की क्या हो गई?
वृद्धि होगी। 41.94% की क्या होगी इसमें वृद्धि होगी। देखो 5.46 लाख थी और अब होगी 7.75 लाख। ठीक है, 41.94% की वृद्धि होगी। यानी महिला किसानों की संख्या में क्या होगा, इजाफा होगा, वृद्धि होगी। ज्यादातर लोग जो है सरकारी नीतियों के कारण वहां जो पैसा कम लगता है उस रीजन से जो है वो लोगों ने महिलाओं को जो है वो खातेदारी उनके नाम कराना शुरू कर दिया। तो हो गया, आपको समझ में आ गया भाई महिला जोत धारक कितनी है, 5.46 2010 में थी और अब बढ़ के होगी 7.75, 41.94% की इनमें क्या हुई वृद्धि, बहुत बड़ी वृद्धि है। ठीक है, अब वही है जैसे आपने पहले बात करी, किस चीज की बात करी थी, कुल में करी थी ना, तो सबसे ज्यादा कौन सी है और सबसे कम कौन सी है, तो वही याद रख लो। सबसे ज्यादा है सीमांत 49.55%, कितनी है 49.55%, और सबसे कम है आपकी कौन सी, बड़े आकार की 2.97%। ये जो 7.75 लाख आपके है उसमें से जो है वो सर्वाधिक कौन सी है, सीमांत है। ये कितनी है 49.55%, कितनी है 49.55%। और न्यूनतम अगर हम बात करें तो न्यूनतम कौन है, न्यूनतम है आपके बड़े आकार की, न्यूनतम आपके क्या है, बड़े आकार की भूजोत है। महिला भूजोत की हम बात करें 2.97%, 2.97%। ठीक है, बस इतनी सी चीज याद रखनी है। ठीक है, महिला जोत के संबंध में बात याद आ गई आपको कि भाई सबसे ज्यादा 5.46 थी, अब होगी 7.75, 41.94% की वृद्धि हो गई। सबसे ज्यादा है वो 49.55% है आपकी सीमांत, और न्यूनतम जो है वो है आपके बड़े आकार वाले, वो है 2.97%। अब इसके साथ साथ इनका क्षेत्रफल भी आएगा, इनके साथ साथ इनका क्या आएगा, महिला जोतों का क्षेत्रफल भी आएगा। इस क्षेत्रफल को भी हम इसी स्लाइड में डिस्कस कर लेंगे। क्षेत्रफल देखो 10-11 में 13.30 लाख हेक्टर था, जो 15-16 में 16.55 लाख हेक्टर हो गया, 24.44% की वृद्धि हुई। 13.30 था 10-11 में और हो गया 16.55। 10-11 में कितना था, दस ग्यारह में यह था 13.30 लाख हेक्टर, और अब हो गया आपका 16.55 लाख हेक्टर। यहां से लेकर यहां तक की वृद्धि की अगर हम बात कर लें तो ये वृद्धि रही है आपकी 24.44%, 24.44%। बस हो गया आपकी प्रचालित जोत धारक हो गई। भाई महिला जोतों की कुल संख्या 10-11 में 5.46 लाख थी, अब हो गई 7.75 लाख, 41.94% की वृद्धि की। ठीक है, 7.75 लाख जो टोटल आपके पास है उनमें से सबसे ज्यादा है सीमांत, जिनकी संख्या 49.55%, कितनी है 49.55%। उसके बाद में सबसे कम है वो छोटे आकार के 2.97%, कितनी है 2.97%। फिर उसके बाद में हमने इधर घुमाया बात में क्षेत्रफल की ओर आए, तो क्षेत्रफल जो है 2010 में था कितना, 13.30 लाख हेक्टर था, 13.30 लाख हेक्टर था, जो अब बढ़ के हो गया 16.55 लाख हेक्टर। और ये वृद्धि अगर हम देखें तो 24.44% की इसमें क्या होगी, वृद्धि होगी, 24.44% की इसमें वृद्धि होगी। ठीक है, ये हो गया आपकी महिला जोत धारक। चलते आगे, अब देखो फसल उत्पादन की बात करेंगे। फसल उत्पादन की हम बात करते हैं यहां से। ठीक है, फसल उत्पादन की बात करो। देखो फसल उत्पादन में क्या है, हमें खाद्यान्न का उत्पादन ध्यान रखना है। भाई खाद्यान्न का उत्पादन जो है वो क्या रहा है, तो खाद्यान्न का उत्पादन रहा 267.67 लाख मैट्रिक टन। कितना रहा, 267.67 लाख मैट्रिक टन रहा, जबकि पिछली बार था ये 241.86 लाख मैट्रिक टन। तो टोटल 10.67% की वृद्धि हुई है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2023-24 में जो उत्पादन था वो था 241.86 लाख मैट्रिक टन LMT। ठीक है, 241.86 लाख मैट्रिक टन था, जो अब बढ़ के 267 हो गया। यानी 2024-25 में जो है वो कितना हो गया, 267.67 LMT हो गया।
और ये जो वृद्धि है ये इससे लेकर इस तक की जो वृद्धि रही है वो कितनी रही है, वो आपकी रही है 10.67%। ये किस चीज की बात करी हमने, ये हमने बात करी खाद्यान्न, कुल खाद्यान्न की हमने बात करी। किस चीज की बात करी, कुल खाद्यान्न। बस याद रख लो। फिर 241 था 267 हो गया, 241 था 267 हो गया, 10.67 की वृद्धि होगी। अब ये जो खाद्यान्न है 267.67 LMT, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक खरीफ खाद्यान्न होता है, एक रबी खाद्यान्न होता है। तो कई बार वो भी पूछ लेते हैं, तो खरीफ और रबी को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि खरीफ खाद्यान्न की अगर हम बात करें तो 2023-24 में था ये 91.40 लाख मेट्रिक टन, और अब बढ़ के हो गया 103.71 लाख मेट्रिक टन, 103.71 लाख मेट्रिक टन, जो 13.47% की वृद्धि दर्शाता। कितने परसेंट की वृद्धि, 13.47% की वृद्धि हो गई। ये तो हो गया कौन सा, खरीफ। अब आते हैं हम किसमें, रबी खाद्यान्न में। तो रबी खाद्यान्न 23-24 में था 150.46, और वो अब हो गया 163.96, तो 8.97% की इसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। 8.97% की इसमें वृद्धि होगी। अब आपको यहां से इतना सा ध्यान रखना है, एक चीज फोकस करनी है कि ये जो खाद्यान्न आपने देखा ना, ये इसको दो भागों में विभाजित कर लो। एक हो गया आपका खरीफ और एक हो गया आपका रबी। आपको और ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, ये याद रख लो कि 267 लाख मैट्रिक टन हुआ ना, उसमें रबी में कितना हुआ और खरीफ में कितना हुआ। ठीक है, तो खरीफ की अगर हम बात करें तो ये देखो 103.71 कितना है, 103.71 LMT लाख मैट्रिक टन। ठीक है, ये तो कब हुआ, खरीफ में हो गया। और अभी हमने बात करी रबी की, तो रबी में कितना हुआ, तो 163.96, 163.96, बस इतना याद रख लो, 163.96 LMT। ठीक है, इसमें 13.47% की वृद्धि भी अगर लिखना चाहो तो इसमें 13.47% की वृद्धि हुई थी, और इसमें 8.67% की वृद्धि हुई। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ये हो गया आपका कुल खाद्यान्न। उससे पहले बीच में हम एक चीज और छोड़ी हमने, वो देख लेते हैं, ये वाली प्रमुख फसल उत्पादन की अगर हम बात करेंगे, राजस्थान में प्रमुख फसल उत्पादन पे हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं। तो कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनमें राजस्थान प्रथम है, बस ये याद रखना है अपने को। तो आप देखो कि यहां से लेकर आपके यहां तक, यानी 5 चीजें ऐसी है जिनमें राजस्थान क्या है, प्रथम स्थान पे है। तो वो 5 चीजें कौन कौन सी है, राई एवं सरसों, बाजरा, कुल तिलहन, पोषक अनाज और गंवार। राई एवं सरसों, बाजरा, कुल तिलहन, पोषक अनाज और गंवार। राई एवं सरसों, बाजरा, कुल तिलहन, पोषक अनाज और गंवार, ये 5 चीजें ऐसी है जिनमें राजस्थान पूरे भारत में उत्पादन में प्रथम है। ठीक है, अब की बार RS प्री में क्वेश्चन आया था इस टेबल से ही आया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये 5 चीजें कौन कौन सी है, राई एवं सरसों, बाजरा, कुल तिलहन, पोषक अनाज और गंवार। इसके साथ साथ आप ये भी याद रख सकते हो कि भाई टोटल जो राई और सरसों होती है उसका 46.13% राजस्थान उत्पादित करता है, बाजरे का 44.16%, उसके बाद में कुल तिलहन का 22.78%, पोषक अनाज का 15.66% और गंवार का 90.36% जो है वो राजस्थान के द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो आपको दो ही चीजें याद रखनी है, पहले सबसे ज्यादा टॉप किसमें है, तो राई एवं सरसों, बाजरा, कुल तिलहन, पोषक अनाज और गंवार, ये 5 चीजें ऐसी है जिनमें राजस्थान प्रथम है। ठीक है, ये होगी। उसके बाद में सेकंड आपके आता है कि भाई राई और सरसों का 46.13%, बाजरे का 44.66%, कुल तिलहन का 22.78%, पोषक अनाज का 15.66% और गंवार का कितना है 90.36%। कौन उत्पादित करता है, राजस्थान करता है। ये 2 डेटा आपको याद रखने का। ठीक है, फिर आते हैं, ये तो फर्स्ट की बात होगी, फिर आते हैं सेकंड की। भाई सेकंड किसमें है, तो देखिए मूंगफली एक ऐसी चीज है, मूंगफली एक ऐसी चीज है जिसमें राजस्थान क्या है, सेकंड है। इनमें राजस्थान क्या है, सेकंड है।
फर्स्ट कौन है? गुजरात। फर्स्ट कौन है? गुजरात है। और 18.76% कितना? 18.76% भारत की कुल मूंगफली का 18.76% कौन उत्पादित करता है? राजस्थान करता है। ठीक है, तो मूंगफली एक ऐसी चीज है जिसमें राजस्थान सेकंड नंबर पे। फिर उसके बाद बच जाता है थर्ड नंबर वाला। तो ये तीनों चीजें थर्ड नंबर में आती है आपकी। जवार, चना, कुल दलहन और सोयाबीन। जवार, चना, कुल दलहन और सोयाबीन। तो जवार का कितनी परसेंट? 14.87%। चने का कितना? 14.75%। कुल दलहन का कितना? 13.88%। और सोयाबीन का कितना? 8.05%। ठीक है, ये परसेंटेज याद होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं भी होते हैं तो कम से कम ये तो याद रखना ही पड़ेगा कि भाई कौन सी चीजों में फर्स्ट है, कौन सी में सेकंड है और कौन सी में थर्ड है। तो सेकंड तो इजी हो जाएगा, एक मूंगफली है, गुजरात नंबर 1 पे है, सेकंड पे राजस्थान है। वो 5 चीजें ऊपर वाली और 3 चीजें, 4 चीजें नीचे वाली, ये याद रखनी है। ऊपर एक बार फिर देख लो, राई एवं सरसों, बाजरा, पोषक अनाज, कुल तिलहन और गवार, इसमें तो राजस्थान टॉप पे। मूंगफली में सेकंड हो गया। उसके बाद में जवार, चना, कुल दलहन और सोयाबीन। जवार, चना, कुल दलहन और सोयाबीन, इसमें राजस्थान कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है। तो ये थोड़ी टेबल जो है थोड़ी मोस्ट है, आप इसको विशेष रूप से देख ले। पिछली बार भी आरएस प्री में यहीं से क्वेश्चन पुटअप हुआ था, तो अब भी हो सकता है, विशेष ध्यान रखें। अब देखो, ये तो अब तक तो हमने जो फैक्ट और डेटा वगैरह थे वो पढ़े। अब हम पढ़ते हैं कि भाई जो कृषि विभाग से संबंधित कौन कौन से स्कीम्स जो है वो वर्तमान में संचालित की जा रही है, जो आर्थिक समीक्षा में जिसको कवर किया गया है। तो सबसे पहले आते हैं मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। देखिए, जैसे इसका नाम ही है बीज स्वावलंबन योजना, तो जो किसान है ना, उन किसानों को बीज उत्पादन में स्वावलंबी बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई। ठीक है, अब इस योजना में क्या होता है, इसका जो उद्देश्य है वो है कि स्वयं के खेत में उन्नत बीज उत्पादन करना। इसका मेन टारगेट ये है कि किसान जो है वो खुद के खेत में जो है वो अच्छी किस्म के बीज उत्पादन करें। और इसलिए सरकार क्या करती है कि गेहूं, जो चना, ज्वार, सोयाबीन, सरसों, मूंग, मोठ और उड़द की 10 वर्षों तक की उन्नत किस्मों के बीज जो है वो किसानों को उत्पन्न करा दिया, और किसान उनको जो है वो बीज को उत्पादित करते हैं। तो आपको इसमें मेन जो याद रखना है वो समय याद रखना है कि 10 वर्ष तक की जो उन्नत जो किस्में हैं उनके बीजों का उत्पादन कर किसान अपने आप में स्वावलंबी बन जाए। बाकी इतना बड़ा इसमें कुछ नहीं है। फिर ये आती है, देखो, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, देखो जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, इस योजना का पर्पज क्या हो सकता है? जैविक खाद बनाना। क्या पर उद्देश्य क्या है? जैविक खाद बनाना। अब जैविक खाद कैसे बनाया जाएगा? जैविक खाद बनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो किसान है ना, उनको कुछ राशि दी जाती है। कितनी राशि दी जाती है? 10,000 रुपए। ठीक है, और एक ब्लॉक से कितने किसान लिए जाएंगे? एक ब्लॉक से जो है वो 50 किसान लिए जाते हैं। एक ब्लॉक से 50 किसान लिए जाते हैं, जिनको 10,000 रुपए दिए जाते हैं। और उनको ये कहा जाता है कि वो जो पशु अपशिष्ट हैं, पशु का जो गोबर और चारा, जो अन्य अपशिष्ट है, उसका उपयोग करके हुए वो क्या करें? वो जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करें। ठीक है, तो डेटा आपको ये याद रखना है कि गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना का उद्देश्य जो है उसके तहत 10,000 रुपए दिए जाते हैं किसान को। एक ब्लॉक से 50 किसानों को लिया जाता है और उनको ये कहा जाता है कि आप पशु अपशिष्ट का उपयोग करके वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से जैविक खाद बनाइए। ठीक है, अब उसके बाद में तीसरी स्कीम देखो, नमो ड्रोन दीदी योजना। देखो, नमो ड्रोन दीदी योजना जो है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से संचालित होती है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो एसएचजी हैं, उनको क्या है? उनको वित्तीय अनुदान दिया जाता है, उनको वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वो ड्रोन खरीद सके। और उस पैसे से जो है उस ड्रोन के माध्यम से कृषि के अंदर जैसे कीटनाशकों का छिड़काव है, तो इस तरह के काम जो है उससे किया जाता है। तो 1,000 स्वयं सहायता समूह के उपकरणों को खरीद के लिए वित्तीय सहायता, क्षमता निर्माण और सतत सहयोग प्रदान किया जाता है। अब 3 चीजें हो रही इसमें। सबसे पहले चीज याद रखनी है कि भाई टोटल कितने हैं, तो 1,000 एसएचजी, 1,000 स्वयं सहायता समूह को देंगे। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई, 1,000 एसएचजी को इसमें दिया जाता है। अब इसमें 3 चीजें की जाती है।
इन एसएसजी को 3 चीजें की जाइए, 3 चीजों का टारगेट है। सबसे पहले हम कर देंगे वित्तीय सहायता, ठीक है भाई, उनको पैसा दे दो। पैसा देने से सब कुछ नहीं होता, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग भी करनी पड़ेगी, क्षमता निर्माण, ठीक है। और तीसरी चीज है सहयोग। पैसे देके तो वो ड्रोन खरीद लेंगे, ड्रोन खरीदने के बाद उनको चलाना भी तो सिखाना पड़ेगा, तो उनको कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, चलाना सिखाया जाएगा और कंटिन्यू उनका सहयोग किया जाएगा। अब ये इसके माध्यम से क्या करेंगे, नैनो यूरिया और कीटनाशकों के छिड़काव से और उर्वरकों और कीटनाशकों की प्रभावी मॉनिटरिंग करने के लिए उसका जो ड्रोन है उसका उपयोग सेल्फ हेल्प ग्रुप करेंगे, लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। और इसके लिए टोटल 18.02 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है, 18.02 करोड़, 18.02 करोड़ की राशि जो है इसमें स्वीकृत की गई है। अब नेक्स्ट में चलते हैं अपन, सहकारी ऋण द्वारा समावेशी विकास। भाई देखो, किसानों का समावेशी विकास करने के लिए उनको कृषि ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। तो हमारा जो सहकारी ढांचा है उसके कुछ फैक्ट हमें याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक सहकारी समितियां, दुग्ध संघ, उपभोक्ता संघ, सबकी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें तो पंजीकृत सहकारी समिति, भाई प्रश्न यही आता है कि राजस्थान में पंजीकृत सहकारी समितियां कितनी है, तो आपके कितनी है, 42,283, 42,283। तो क्या पंजीकृत सहकारी समितियां, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, 42,283। 24 दुग्ध संघ है, दुग्ध उत्पादक संघ कितने, 24 है। 38 क्या है, उपभोक्ता थोक दुकानें, उपभोक्ता थोक दुकानें कितनी है, 38 है, ठीक है। उसके बाद में प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां, प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां कितनी है, 8592 है, 8,592 है। उसके बाद में विपणन तथा फल सब्जी समितियां कितनी है, 278 है। तो सहकारी समिति का, सहकारिता का जो है वो एक अपना डेटा है ये, कि भाई आपको इस तरह से डायरेक्ट पूछा जा सकता है कहाँ पे जो है वो राजस्थान में कितनी सहकारी समितियां हैं, कितनी दुग्ध संघ है, कितनी उपभोक्ता दुकानें हैं, तो वो आप याद रखें। एक बार फिर देख लो, पंजीकृत सहकारी समितियां हैं 42,283, दुग्ध संघ है आपके 24, थोक उपभोक्ता दुकानें हैं आपकी 38, प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां हैं 8592, और विपणन तथा फल सब्जी समितियां कितनी, 278, विपणन तथा फल सब्जी समितियां 278। ये तो हो गई आपकी एक सहकारी से रिलेटेड बात। अब आपका नेक्स्ट चीज आती है एक अलग स्कीम जो केंद्र सरकार की योजना है। सबसे पहले तो ये केंद्र की है, और ये जो योजना है इसका उद्देश्य क्या है, कृषि क्षेत्र में अवसंरचना का निर्माण करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना इस स्कीम का पर्पज है। तो क्या है, देखो भाई, इसका शुभारंभ की अगर हम बात करें तो 15 मई 2020 को इसकी शुरुआत की गई। 1 लाख करोड़ रुपए से कृषि अवसंरचना निधि बनाई गई। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो 15 मई 2020 से स्टार्ट किया गया, और 1 लाख करोड़ रुपए उस निधि के अंदर एकत्रित किए गए। इसका जो मेन पर्पज था, फार्म गेट अवसंरचना तैयार करना, मतलब जो अपना खेत है उस खेत से निकलने वाली जो फसलें हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। अब भाई क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, जैसे भंडार गृह, लॉजिस्टिक, मंडियां, मतलब फसल के लिए जो जो चीजें चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, ताकि कम से कम फसल का नुकसान हो, ये इसका पर्पज है, ठीक है। 202 करोड़ की, इसमें क्या होता है कि 2 करोड़ की तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए लोन लेता है उसको 3% की क्या दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है, ब्याज अनुदान दिया जाता है। तो आपको देखो एक बार फिर से, कृषि अवसंरचना निधि, कृषि अवसंरचना निधि। सबसे पहले हम स्टार्ट की बात करेंगे, तो इसका स्टार्ट जो है वो हुआ आपका 15 मई 2020। सेकंड हम बात करेंगे इसके पर्पज की, तो इसका जो मेन पर्पज है वो फार्म गेट अवसंरचना तैयार करना, फार्म गेट अवसंरचना तैयार करना।
ठीक है, फार्म गेट अवसंरचना तैयार करना। इसमें क्या है भाई, तो इसमें आपने ये देखा कि 1,00,000 करोड़ रुपए, 1,00,000 करोड़ रुपए इसके अंदर रखे गए थे, इस निधि के अंदर। और क्या करते हैं, 2 करोड़ रुपए तक अगर आप लोन लेते हो, 2 करोड़ के ऋण पर 3% ब्याज अनुदान दिया जाता है, ब्याज अनुदान दिया जाता है। बस यही है आपके इसमें। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है उसके अंदर यही इतना याद रखना है कि 2 करोड़ रुपए का ऋण अगर लिया जाता है तो उसमें 3% तक का क्या दिया जाता है, ब्याज अनुदान दिया जाता है। कितने परसेंट का, 3% तक का ब्याज अनुदान इसमें समाहित होता है। उसके बाद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बहुत पुरानी स्कीम है, 2016 में शुरू हुई थी, खरीफ 2016 में स्टार्ट हुई थी। अब इसमें क्या है, प्रीमियम लिया जाता है। तो खरीफ फसलों पे 2%, रबी फसलों पे 1.5% और वाणिज्यिक और बागवानी फसलों पे 5% का प्रीमियम लिया जाता है। बहुत पुरानी स्कीम है, तो पूछे जाने की इतनी इसमें संभावना नहीं है, और इकोनॉमिक सर्वे में इतना ही फैक्ट इसके बारे में दिया गया है। अब आता है जल सुरक्षित अभियान। अब आपको वाटर कंजर्वेशन के क्षेत्र में जो है वो कुछ काम करने हैं, उससे संबंधित चीजें इसमें है। तो ये सारी चीजें जो है नेक्स्ट में अगली क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। तो एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो अपना जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि आपको जो है वो नेक्स्ट क्लास का के नोट्स वगैरह जो भी है वो अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।